बेटा ये कहानी तो हो गई अपने पास में अलग अलग प्रकार के रिफ्रैक्शन की। अब एक्चुअली क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन दो स्लैंट सरफेस पे भी हो सकते हैं। मतलब दो किसी भी एंगल पे अगर दो प्लेन सरफेसेस हो तो उनसे जो पास होने वाली लाइट होती है वो भी रिफ्रैक्शन ही कर रही है और एक साथ दो सरफेस से कर रही है। दोनों अगर पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल तो स्लैब में कहलाता है, बट अगर पैरेलल नहीं है तो वो कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म। तो बेटा अब क्या है कि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिज्म के कुछ डायग्राम्स दिखाई देंगे, तो मैं आपको पहले समझाता हूं उनको, उसके बाद ही आप उसको नोट डाउन करिएगा। हाँ, तो दिखने लग गया आपको प्रिज्म का डायग्राम? देखो, प्रिज्म का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि बच्चों को जो पर्टिकुलर सिंगल टाइप का प्रिज्म है वही लगता है कि हाँ भाई यही प्रिज्म है, बाकी सब तो पता नहीं क्या है। बेटा कोई भी सरफेस प्रिज्म हो सकती है, कोई भी सरफेस तो नहीं, मतलब कोई भी दो सरफेस प्रिज्म हो सकती है इफ दे आर एट एन एंगल मोर देन 90 और लेस देन 90, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 90। मतलब कोई भी 90 भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी इक्वल टू पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दे शुड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एग्जैक्टली बात यह है, दे शुड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दो कोई भी सरफेस अगर आपस में पैरेलल होगी तो वो स्लैब में पड़ते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट प्रिज्म में ही आते हैं। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको प्रिज्म के दे रखे हैं, मतलब सारे ही केसेस को अपन प्रिज्म में कंसीडर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए अपन किसी भी दो सरफेस को प्रिज्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे मेरी बात समझना आप लोग, जैसे मान लीजिए हमने ऐसी सरफेस ले ली और ये एक प्रिज्म था, पूरा ऊपर तक प्रिज्म था, लेकिन हमने ऊपर से काट दिया और ये इतना ले गया, तो क्या अभी भी ये प्रिज्म की तरह काम करेगा? मैंने कहा हाँ करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा प्रिज्म की तरह काम। ऐसे लाइट डालोगे इसमें तो लाइट ऐसे निकलेगी और ऐसे बाहर आ जाएगी। हाई मेरी बात समझ में? अरे समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कुछ लाइट वाइट इसमें जाएगी, बाहर आ जाएंगी। तो भैया अपने को मेन मुद्दा क्या है, हमें समझना है कि भैया इसके अंदर डेविएशन कितना होता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो अपने टर्म्स के क्या यूज होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, या प्रिज्म एंगल किसको कहते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर। बेटा मैंने आपको क्या बोला, कोई भी दो सरफेस आपस में अगर पैरेलल नहीं है तो वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर सकती है। एक स्लैब भी प्रिज्म की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्लैब है, भैया जी ध्यान समझिएगा, इस स्लैब में अगर लाइट ऐसे गिरी ना और ऐसे गिरी और ऐसे गई तो लेटरल शिफ्ट वगैरह निकालते हैं, इट विल कंसीडर एज स्लैब। बट अगर मान लीजिए इस स्लैब में अगर लाइट ऐसे गिरती है, ऐसे जाकर ऐसे बाहर आती है, तो इस केस में इसको प्रिज्म कंसीडर करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अगर दो कंसेक्यूटिव साइड पे स्लैब पे लाइट गिरती है तो प्रिज्म के रूप में कंसीडर किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये स्लैब के रूप में कंसीडर किया जाएगा। प्रिज्म कोई डिफरेंट डिवाइस नहीं है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि भैया जब लाइट ऐसे गिर के यहां से इधर निकल जाती है तो प्रिज्म के रूप में हो जाएगा। हाई मेरी बात समझ में? अब जैसे फ्रेम है, उसमें लाइट ऐसे गिरी, यहां से निकल के साइड से निकल गई, प्रिज्म की तरह। अब ऊपर से एंटर हुई, यहां से निकल के नीचे निकल गई, स्लैब की तरह हो गया। आई मेरी बात समझ में? ऐसे कोई भी दो सरफेस को हम लोग प्रिज्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उसकी कंडीशंस हम लोग वहां पे, यहाँ पे कंडीशंस को हम लोग फुलफिल कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा, एक इंसिडेंट रे ली है, ये सरफेस पे नॉर्मल है, ये इस सरफेस पे नॉर्मल है ना? ध्यान समझिएगा। तो ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है, लाइट गिरी आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा उसके बाद लाइट ऐसे जाएगी और वहां पे से बाहर निकल जाएगी, ठीक है? तो व्हाट आई कैन राइट कि अगर ये आई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर R1 और ये हो जाएगा R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, R1 R2 बोलते हैं वैसे तो इसको। ये जो लाइट जिससे बाहर निकलेगी नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना के निकलेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, है ना बेटा? इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये सेम टर्म स्लैब में भी काम आते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमरजेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस और एंगल ऑफ एमरजेंट। गेटिंग माय पॉइंट?
तो बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि भैया ये जो अपने पास में एंगल होगा ये वाला और ये वाला, देखो ये पूरा यहां से यहां तक 90 होगा, तो भैया ये हो जाएगा 90 माइनस R1, सही बात है। और ये एंगल हो जाएगा अपने पास में कितना, 90 माइनस R2, अरे सही है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में 90 माइनस R1, ये हो जाएगा 90 माइनस R2, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू A। तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहाँ पे देखो ध्यान समझिएगा, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सही है ना, तीनों ट्राइंगल का ही पार्ट था, तो तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो भैया ये उड़ा दीजिए भैया, बहुत बढ़िया। तो यहां से बेसिकली ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी ए बराबर R1 प्लस R2, सही है ना। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर R1 प्लस R2। तो यहां से हमने ए तो निकाल लिया, ठीक है भैया। अब हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ पे निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ। आई मेरी बात में, नेट डेविएशन कितना हुआ प्रिज्म के द्वारा। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं दोबारा डेविएशन के लिए ही बनाता हूं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो बेटा मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉर्मल 1, दिस इज नॉर्मल 2, इंसिडेंट रे ऐसे गिरी है ना, उसके बाद रे ऐसे गई, फिर बाहर ऐसे आ गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये लाइट ऐसे जाती, सही बात है। अगर लाइट ऐसे जाती तो सरफेस है इसलिए इतनी घूम गई, दिस इज डेविएशन 1। अरे सही है ना। अगर लाइट सीधी जाती ऐसे, आई मेरी बात समझ में, ऐसे अगर लाइट जाती तो भैया मेरी बात समझिएगा, ये पूरा एंगल आई होता और दिस एंगल इज R1, तो डेविएशन 1 हो जाता अपने पास में I माइनस R1। और कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। तो ठीक है, अपन यहां पे लिख सकते हैं इट इज क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। अब मैं बात कर रहा हूं डेविएशन 2 की। डेविएशन 2 बोले तो अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये लाइट सीधी जाती, लेकिन ये सरफेस थी। अगर सरफेस थी तो दिस एंगल इज R2, देन दिस एंगल इज अगेन R2, ये पूरा एंगल E कहलाता। तो डेविएशन हो जाता ये वाला, दिस इज E माइनस R2, दिस इज E माइनस R2। तो मैं यहां लिख सकता था E माइनस R2 क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो नेट डेविएशन कितना आएगा, यहां से नेट डेविएशन आ जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विच इज I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। और मैं जानता हूं कि I प्लस E, तो मैं I प्लस E लिख दूंगा, लेकिन R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है, तो लिख दीजिए। तो यहां हो जाएगा माइनस A। तो दिस इज द नेट डेविएशन इन प्रिज्म, जिसको आपको रट के रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको जहन में बसा लो अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको तो कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है। आई मेरी बात समझ में। दिस इज डेरिवेशन फॉर नेट डेविएशन इन द केस ऑफ प्रिज्म। एंड व्हाट इज ए? ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज ई? ई इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। What is I? I is the angle of incidence. Getting my point? तो इस प्रकार से डायग्राम बनता है, और इस डायग्राम मैंने रीड्रॉ करके यहाँ पे डेविएशन के लिए निकाला है। डेविएशन डेल्टा 1 हो जाएगा कि रे जहाँ जाती वहां से कितना डेविएट करी, और डेल्टा 2 हो जाएगी जहाँ जाती वहां से कितना डेविएट करी। तो दोनों मिला के डेविएशन 1 डेविएशन 2 हो गया। तो नेट डेविएशन हो जाएगा कि जानी इधर थी और जा नीचे रही है, तो इसके कारण ही टोटल डेविएशन आया। मतलब जानी कहाँ थी भैया, जानी थी इधर, और जा कहां रही है भैया, जा रही है इधर। दिस इज द नेट डेविएशन। अरे सही है ना। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, उसके बाद फिर हम लोग इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी से इस पूरे को, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, तो बेटा यहाँ पे कुछ कुछ अपन केस लेते हैं, देखिए ध्यान से, बड़े सिंपल सिंपल से हम लोग केस लेंगे। केस क्या है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है सच। तो देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा, हमने यहां पर हाँ जी ध्यान समझिएगा, मैं क्या करने वाला हूं इस बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे ले लिया है n बराबर, यहां ले लिया है हम लोगों ने n बराबर 2 ले लेते हैं। n बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा n बराबर 2 ले लिया है, यहाँ पे हमने ले लिया है n बराबर 1, मतलब ये बाहर एयर ले ली थी। तो इस तरफ एयर है, इस तरफ n बराबर 2 का मीडियम है। मैं सिंपल सी बात आपके सामने कर रहा हूँ कि भैया बताइए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस था यहाँ पर वो कितना था, वो दे रखा था साहब हम लोगों को, जैसे मान लीजिए वो हमें दे रखा था 45 डिग्री। ओके, कितना, 45 डिग्री। एंड जो यहां पे हम लोगों को एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा था वो 70 डिग्री दे रखा था। जिन दो सरफेसेस पे लाइट गिरती है कॉन्जिक्यूटिवली, उन दो सरफेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिन दो सरफेसेस पे लाइट कॉन्जिक्यूटिवली गिरती है उन दो सरफेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो भैया लाइट ऐसे गिरेगी, ऐसे जाएगी और उसके बाद ऐसे एंगल फॉर्म करके दोबारा ऐसे बाहर आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसमें बड़ा लफड़ा सा आएगा, मैं इसको बना रहा हूं। सबसे पहले अपन यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 into sin of 45 is equals to 2 into sin of R1। सही बात है यार, R1 आएगा ना यहाँ पे। अब मैं सोल्व किया इसको तो ये हो गया 1/√2, इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/2√2। अरे सही है ना, 1/2√2 यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहां लिख दूंगा मैं R1। तो बेसिकली यहां से R1 कितना आ जाएगा, वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। तो ये तो हो गया है R1 अपने पास में। अब बात है R2 की। तो भैया R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 70 डिग्री माइनस R1, मतलब R2 बेसिकली क्या होता है, A माइनस R1। तो A हो जाएगा 70 माइनस R1। तो 70 माइनस R1 कितना है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। सोल्व नहीं करना आपको, हो सकता है एग्जाम में आपको इसी टर्म्स में आंसर पूछ लें, इसलिए कह रहा हूं सोल्व नहीं करना, सीधा लिखना है वैल्यू। आई मेरी बात समझ में। अब आई की बात करते हैं, अब सॉरी ई की बात। बेटा दोबारा जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ, n बराबर n विच इज 2 इंटू साइन ऑफ R2 बराबर E, दिस इज द एंगल ऑफ एमर्जेंट, है ना। तो E लिखूंगा पहले मैं 1 लिखूंगा, 1 इंटू साइन ऑफ E, क्योंकि दोबारा एयर में जा रहा है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1। तो बेटा यहाँ सोल्व करने पे साइन E कितना हो जाएगा, साइन E हो जाएगा सर 2 इंटू साइन R2। R2 की वैल्यू लिखी हुई है ये, R2 की वैल्यू क्या है 70 माइनस R1। अबे सही है ना। तो बेटा यहां से E की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से E की वैल्यू आएगी 2 साइन 70 माइनस R1, है ना। और इसका मुझे यहां पे साइन का इनवर्स करना है, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 70 माइनस R1। देखो कितना भयंकर डरावना सा हो रहा है ये दिखने में, सिर्फ दिखने में हो रहा है, मुझे कुछ सोल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ लिखना है जैसा जैसा लिखते हैं मैथमेटिक्स की लिखना है यहाँ पे। बट डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन विल बी इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। सीधा फॉर्मूला लगाओ, I कितना है साहब लिख दो 45, E कितना है साहब, ये गंदी सी वैल्यू है लिख दो, साइन, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि याद रहे, साइन इनवर्स 2 साइन
70 माइनस R1। R1 कितना है साहब, ये जो लिखा हुआ है इसको भी लिख दो 1/2√2। अपना क्या बिगड़ रहा है, लिख दो, क्या करें, लिखना पड़ेगा, सही बात है ना। तो ये लिख दिया अपन ने E माइनस ए कितना है 70 डिग्री। अब हो सकता है बेटा यही आंसर आपसे एज इट इज पूछा जाए किसके अंदर, एग्जाम में, एम्स में पूछ ले, नीट में पूछ ले, सिर्फ किसके अंदर, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे 45 की जगह हो सकता है आपको 55 दे दे एक ऑप्शन में, हो सकता है एक ऑप्शन में 70 की जगह आपको 80 कर दे, हो सकता है एक ऑप्शन में यहाँ पे आपको 45 की जगह 65 कर दे, एक में आपको 70 की जगह 90 कर दे, और एक ऑप्शन में एकदम एज इट इज जो लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। बीच का सब कुछ सेम रहे तो फिर आपको बीच का सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक 45 होगा, एक 70 होगा और बीच का कुछ कुछ होगा। अगर कुछ कुछ सबका सेम है तो इसका मतलब आप बस ये दोनों चेक कर लो ये सब सही है कि नहीं है। आई मेरी बात समझ में, कुछ कुछ तो भैया सबका सेम ही है, अब कुछ कुछ को निकालना तो ना आपको सोल्व करके, बट निकालना भी पड़े अगर किसी केस के अंदर, तो बेटा ये तरीका है, इसको सोल्व करना हमारे बस की बात नहीं होती है, बस हम लिख सकते हैं वो अलग बात है। गेटिंग में, हाँ अगर डेटा ऐसा आ गया जिसको सोल्व कर सकते हैं हम आसानी से तो फिर डिफरेंट चीज है कि हाँ हम लोग कर पाएंगे सोल्व। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा फटाफट से इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ भाई, तो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल कराता हूँ प्रिज्म के अंदर, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या करा भैया, एक प्रिज्म ले लिया है, ठीक है। अब ऐसे मैंने एक प्रिज्म ले लिया है भैया, तो इस प्रिज्म का मैंने जो एंगल ऑफ प्रिज्म लिया है वो 75 डिग्री लिया है। कितना लिया है 75 डिग्री। तो बेटा यहां से अपन एक नॉर्मल ले लेंगे, यहां से अपन एक नॉर्मल ले लेंगे, तो इस पे जो लाइट गिरेगी ऐसे वो कितने डिग्री पे गिर रही है, 75 डिग्री एंगल अपन प्रिज्म लिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमने लाइट मान लीजिए 45 डिग्री पे गिर रही है, n बराबर ये √2 हो जाएगा, ये n बराबर 1 हो जाएगा और ये n बराबर 1 हो जाएगा। सही बात है। तो भैया मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लाइट ऐसे डालूंगा, फिर यहां से लेके ऐसे लेके जाऊंगा, उसके बाद लाइट में ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे कुछ होगा इसके अंदर, सही है ना भैया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 45 डिग्री है तो सबसे पहले निकालेंगे R1, उसके बाद निकालेंगे R2, उसके बाद हमें निकालना है E, तो फिर डेविएशन निकाल पाएंगे। ओके सर। तो भैया सबसे पहले स्नेल्स लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए स्नेल्स लॉ। इस जगह पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 into साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू n बराबर कितना है √2 into साइन ऑफ R1। सही बात है। तो सोल्व करा इसको हम लोगों ने, कितना आया यहाँ पे साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू √2 into साइन R1। तो भाई साहब यहां से सोल्व करने पे साइन R1 की वैल्यू आएगी 1/2, क्योंकि √2 जब नीचे जाएगा तो 1/√2 into √2 1/2 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। सही बात है, कितनी जाएगी 30 डिग्री। तो बेटा यहां से मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि जो R1 प्लस R2 है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और मैंने पहले भी बोला है एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है जिन दो सरफेसेस के बीच, मतलब सरफेसेस के ऊपर लगातार रे गिर के जा रही है, उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, R1 बराबर R2 साइन R1 प्लस R2 इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 30 डिग्री है और R2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, इक्वल टू टोटल 75 है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट R2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो R2 की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी आफ्टर सॉल्व करने पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि R2 भैया 45 हो गया। तो अगेन लगाइए यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो अगेन यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। तो भैया स्नेल्स लॉ कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 into साइन ऑफ R2 बराबर 1 into साइन ऑफ E।
तो √2 को तो √2 रहने दीजिए, साइन ऑफ R2 कितना हो जाएगा, R2 साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ E। तो बेटा साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 1 बराबर साइन E। तो यहां से सोल्व करने पे E की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ओहो, E 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब बेसिकली जो रे निकलेगी ना वो ऐसे निकलेगी, एकदम चिपक के निकलेगी इससे, मतलब मैक्सिमम जो E हो सकता है वो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। इससे ऊपर E नहीं जाएगा, अबे इससे ऊपर चल जाएगा तो TIR हो जाएगा ना। तो ये मैक्सिमम E हो चुका है कि E बराबर 90 डिग्री यहाँ पे हो गया है। तो बेटा सॉल्व करने पर हमें ये समझ में आएगा यहाँ पर कि जो डेविएशन हुआ वो हो जाएगा 1 प्लस E माइनस A। तो मैं लिख सकता हूँ डेविएशन विल बी इक्वल टू I कितना है अपने पास में 45 डिग्री, E आया 90 डिग्री माइनस A आया 75 डिग्री। तो बेटा सोल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए एक बार जल्दी से, कितना आएगा ये हो जाएगा साहब 135 माइनस 75। अबे सही है ना। तो बेटा सोल्व करने पे और कितना आएगा, देखो ध्यान से देखिए, तो 5 से 5 चले गए 0, 13 से 7 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो 60 डिग्री यहाँ पे डेविएशन आया है। अबे सही है ना, 75 कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे डेविएशन आया है। तो किस प्रकार से सोल्व किया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। आपको क्या आना चाहिए, आपको डेटा समझ में आना चाहिए। दो जगह स्टेनलेस लगाना है, आपको R1 R2 की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस E माइनस A करना है और सीधा आंसर निकाल देना है। आ जाता है, मैंने आपको बताया कि डेविएशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि भैया कि आपको हमेशा ऐसे पूरा ही दे, हो सकता है आपको ऐसे भी दे दे। अब आप सवाल देखिएगा, अभी नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, मैं टाइम दूंगा, पहले आप सवाल देखिए। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपको ऐसे बोल दे कि दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, ऐसे ही बोल दे। पूरे डेविएशन क्या है, तो क्या कौन सी बड़ी बात है भैया, डेविएशन निकालना हो सीधा। I कितना है 70, E कितना है 60, माइनस A कितना है 90। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा, 70 प्लस 60 कितना होता है भाई साहब, कितना होता है 130। तो 130 में से 90 गए तो बचेगा कितना 40 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया 70 प्लस 60 130 माइनस 90 40 डिग्री। तो हो सकता है आपको वो ऐसे भी दे दिया जाए। सोच के देख एक और चीज, यहां पर हो सकता है कि वो आपसे ऐसे बोले कि भैया ध्यान से देखिएगा भैया जी, ये हमारे पास में प्रिज्म था जिसका 90 डिग्री एंगल था, तो अगर मैंने इस प्रिज्म में सेम प्रिज्म में जो पिछली बार लिया है यहां एंगल 60 ले लिया है, तो भैया ये एंगल 70 आएगा। अरे आ रहा है समझ में। तो भैया सॉल्व करने पे कितना आएगा डेविएशन आएगा 60 प्लस 70 माइनस 90। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 40 डिग्री। अबे आया समझ में। मतलब एक प्रिज्म के अंदर अगर मैं चाहूं तो E को I से रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब एक्सचेंज कर सकता हूं, नॉट रिप्लेस, एक्सचेंज कर सकता हूं। अगर मैं I की जगह 60 ले लूंगा तो E मेरा आएगा 70। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 45, I आ रहा है और E आ रहा है 90, अगर आप इसको 90 कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक 45 आएगा। एक्सचेंज कर दोगे तो भी डेविएशन तो सेम रहेगा भैया। डेविएशन क्या होता है I प्लस E माइनस A। अगर आपने I की जगह E को लिख दिया, डेविएशन क्या हो जाएगा E प्लस I माइनस A। उससे क्या फर्क पड़ता है। अबे तू यहाँ पे I प्लस E माइनस A कर रहा है, उसकी जगह तूने अगर E प्लस I कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ा, तो ये E प्लस I हो जाएगा माइनस है, बात तो एक ही है। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया आपको इसको पूरा नोट डाउन करना है, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब इधर देखिए बेटा, तो अब एक देखिए आप लोग यहाँ पे,
अब मैं बताता हूं, इसमें ग्राफ भी हम लोग निकालना सीखते हैं। तो ग्राफ कैसे निकालते हैं समझिए, डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ, प्रिज्म के अंदर। अब ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, जो बना बनाया ग्राफ होता है बस उसी को बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें। बेटा ऐसा ग्राफ होता है इस प्रकार का, है ना, ये सा ग्राफ होता है। ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये डेल्टा और आई का ग्राफ है। यहां पर इस जगह पर डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस जगह पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। ग्राफ से कुछ बातें याद रखनी है। डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई बराबर ई होता है, आई बात समझ में। मैक्सिमम तब होता है जब इफ आई बराबर 90, ऐसा करते हैं। मैक्सिमम कब होता है भैया, किसी भी दो वैल्यूज पे होगा आई की। अब दो वैल्यूज कैसे, जैसे मान लो, जैसे कोई भी ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ की जो वैल्यू है, समझना, ग्राफ की कोई भी वैल्यू, डेल्टा कुछ भी आए, डेल्टा कुछ भी आए, वो हमेशा दो वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। अगर एक आई होगी तो एक ई हो जाएगी। समझना कैसे, सोच के देख, जब तुमने आई की वैल्यू आई डाली तो कुछ ई आएगा, माइनस ए करने पे डेविएशन आएगा। अबे सही है ना। जब तुम उसी प्रिज्म के अंदर आई की जगह ई डालते हो तो जो एमर्जेंट एंगल होगा वो आई के बराबर आएगा, तो हमारा डेविएशन हो जाएगा सेम। तो भैया एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर सवाल की बात करूं जो मैंने पहले किया, उस सवाल को जवाब जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहाँ पे सिर्फ रफ में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आप तो अपनी कॉपी में देख सकते हैं। 75 था, जब मैंने इसको 45 लिया और जब अंदर √2 लिया तो यहाँ से जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, वो 90 निकली। सही बात है। अगर मैं इसको 90 ले लिया होता तो ये 45 आता। तो भाई डेविएशन क्या आता, या तो डेविएशन आएगा 45 प्लस 90 माइनस 75, या डेविएशन आएगा 90 प्लस 45 माइनस 75। अबे सही तो है ना। तुम भैया 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, बात तो एक ही है। सही है कि नहीं है, केमिस्ट्री तो ना पढ़ रहे हैं जो फर्क पड़ जाएगा भैया। 75 में 90 जोड़, सॉरी 45 में 90 ऐड करो या 90 में 45 ऐड करो, बात तो एक ही है ना, गणित है तो सिंपल मैथ्स है भैया। तो इसीलिए अगर तुम लोग आई की वैल्यू 45 रखते हो तो ई आएगा 45 अकॉर्डिंग टू दिस ई आएगा 90, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर तुम आई की वैल्यू अगर 90 कर दोगे तो फिर ई हो जाएगा कितना, अपना 45 डिग्री। तो इसीलिए हमेशा दो वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। हाई मेरी बात समझ में। अगर एक वैल्यू अगर आपको ऐसे दे रखा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ऐसे दे रखा है कि आपको कि भैया इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वन एंगल इज 45 एंड अनदर एंगल इज 67. If 45 is angle of incidence, then what will be the angle of emergence? 67. खत्म बात। आई मेरी बात समझ में। ये बात ध्यान रख लेना, रट लेना बेटा ये बात। मैं भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको ग्राफ समझना है। तो ये ग्राफ एक्चुअली, पहली बात तो इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देंगी, है ना। एक काम कीजिए, सारी प्रॉपर्टीज को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से फटाफट से। सिंपल से 4 पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन भी कर लीजिए बेटा। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सारी। हाँ, तो मैं बोलूंगा प्रॉपर्टीज को बेटा, आप उनको नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ में, और उसको आप लोग समझ भी लीजिए। ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ, है ना, पैराबोलिक ग्राफ नहीं है ये। यहाँ पे डेल्टा या डेल्टा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ, है ना। ये साइन का एक बहुत खतरनाक सा ग्राफ है, इनवर्स और साइन को मिलाकर। दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ। डेल्टा की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब आई बराबर ई होगा। डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब आई या फिर ई दोनों में से कोई एक 90 हो। अगर आई 90 होगा तो ई समथिंग हो जाएगा, अगर ई 90 होगा तो आई समथिंग हो जाएगा, डेविएशन सेम रहेगा। तो मैक्सिमम तब आता है जब दोनों
में से कोई एक 90 हो। अब बेटा ग्राफ में देखिए वापस से, तो दोनों में से कोई मैक्सिमम कब आएगा, दो वैल्यूज पे आएगा। अगर I 90 है तो E समथिंग कुछ आएगा, अगर E 90 है तो I की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इस पे ग्राफ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें पूछी जाती है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने जो लिखी है, ये ग्राफ का डायग्राम ढंग से बनाई है, इसमें आपको जो समझ में आया वो जरूर लिख लीजिए। किसी भी डेल्टा के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अगर आपने 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल डाला तो दूसरा वाला जो होगा वो एमरजेंट एंगल कहलाएगा। अगर आपने इसको इधर डाल दिया 60 डिग्री तो दूसरा वाला एमरजेंट एंगल कहलाएगा। आई मेरी बात समझ, मतलब जैसे मान लीजिए 45 डाला तो एमरजेंट 90 पे करेगी, उसी को अगर आपने 90 पे इंसिडेंट करा दिया तो एमरजेंट 45 पे करेगी। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं बढ़िया सा जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो अब आप इस सवाल नोट डाउन कीजिए, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है ना, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, सवाल में आपको क्या बोला गया, सवाल में आपको बोला गया कि इन ए प्रिज्म इफ डेल्टा इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे बोला गया आपको, डेल्टा इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ वन एंगल इज 70 डिग्री एंड अनदर इज 78 डिग्री। यही बोला गया, एक 70 डिग्री है और एक 78 डिग्री है ना। तो इन दो के लिए जो डेविएशन एंगल आएगा वो सेम आ रहा है। अब मैं आपको पूछूं, मैं सवाल में आपसे पूछा गया है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ I बराबर 78 डिग्री फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एमरजेंट। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है 70। खत्म, फालतू फोकड़े से दिमाग लगाना। अब 70 और 78 के लिए सेम आता है डेविएशन, इसका मतलब अगर एक 78 होगा, वही अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा 78 होगा, सॉरी एक 78 होगा, अगर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा 70 होगा, वही एंगल ऑफ एमरजेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सवाल मैंने आपको यहाँ पे कराया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर एक बढ़िया सवाल कराता हूँ जो काफ़ी टाइम पहले एग्जाम में आया था, ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन हो पाएगा, इसीलिए मैं आपको सवाल देता हूँ। फटाफट से पहले आप इसको नोट डाउन करने के बाद फिर सवाल नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसके ऊपर आपको जो भी लगता है वो आप फटाफट छाप लीजिए, उसके बाद फिर आप सवाल नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, है ना। फटाफट से आप इसके बाद सवाल नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी, तो बेटा सवाल में आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 38, 37, 36 एंड 39। बहुत ही प्यारा सवाल है। देख पहली बात तो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूं इसलिए तेरे लिए सोचना आसान हो जाता है कि सच में ग्राफ का सवाल है, वरना एग्जाम में जब आता तो बच्चा सोच ही नहीं पाता कि ग्राफ का सवाल है। आई मेरी बात समझ में? अब सवाल में बोला क्या था, इफ डेल्टा मिनिमम फॉर डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, कितना दे रखा है आपने को, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो या एंगल ऑफ एमरजेंस मान लो, 30 डिग्री पे दोनों बराबर, डेल्टा मिनिमम के लिए दोनों बराबर होंगे, मतलब 30 डिग्री दोनों के लिए सेम वैल्यू हो जाएगी। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ये बोली गई है कि 30 डिग्री इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेल्टा मिनिमम। गेटिंग माय पॉइंट। पूछा गया है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I विच इज फॉर 22 डिग्री फाइंड E। किसी भी इंसिडेंट एंगल जिसकी वैल्यू 22 डिग्री है उसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंस कितना होगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये सवाल था, इस सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं बताता हूं आपको।
जब आपने जब आपने डायग्राम बनाया होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में एक और चीज आई होगी कि दिस x2 इज ग्रेटर देन x1। उस समय उसका आपके दिमाग में आया भी हो कि सर ये क्या है, पर आपने पूछ नहीं सकते क्योंकि डिजिटल क्लास है। तो आपको यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं बोला हूं, मुझे पता था कि इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है स्पेशली। बेटा x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होती है, मतलब जब ये बराबर होते हैं मिनिमम, तो उसका राइट साइड वाला पार्ट है वो तो ज्यादा बड़ा होता है लेफ्ट वाले पार्ट से। ये इसके ग्राफ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो ग्राफ बनाते हैं उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, उसमें ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी पे सीधा सवाल आ गया, इन्होंने क्या बोला था, मेरी बात ध्यान समझ जाए बेटा। अगर ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा। आई मेरी बात, ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही होगा और ऑप्शन देखकर ही हो सकता है, विदाउट ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता सवाल। अब इसने क्या बोला है, किसी भी डेल्टा के लिए, देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि मिनिमम कितने पे होगा साहब, तो मिनिमम हो जाएगा साहब, मैं जानता हूं कि जो मिनिमम की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री पर। कितने पर? 30 डिग्री पर मिनिमम आएगा साहब। हाँ भाई ठीक है। अब पूछा है कि जो 22 डिग्री था उस पर्टिकुलर डेल्टा के लिए, मतलब कुछ डेल्टा होगा इसका, उसके लिए ई कितना होगा, मतलब मुझे ये पता करना है। ऑप्शन मेरे पास में 4 है। अरे समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन मेरे पास में 4 है। मुझे बोला गया है कि मिनिमम के लिए 30 है और किसी पर्टिकुलर के लिए जब 22 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके लिए एंगल ऑफ एमरजेंट कितना होगा या एमरजेंस कितना होगा। तो भैया एक बात का ध्यान रखना है, ये जो प्रॉपर्टी है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ये यहां पे यूज होएगी। सोचो x2 क्या हो जाएगा साहब, x2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा x1। बेटा x1 कितना है, x1 है 8 डिग्री, 30 माइनस 22 इज 8। तो x2 कितना हो जाएगा सर, x2 शुड ग्रेटर देन 8 डिग्री। सेल्सियस नहीं आएगा, सॉरी, थर्मल फिजिक्स की आदत है। तो यहां पे 8 डिग्री आएगा, x2 से बड़ा आएगा, सॉरी x2 जो है वो 8 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मतलब एंगल ऑफ एमरजेंट की वही वैल्यू पॉसिबल है जो 30 में 8 जोड़ने पर जो वैल्यू आती है उससे बड़ी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 में 8 जोड़ने पर 38 आता है और 38 से बड़ी वैल्यू यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दैट इज 39 डिग्री। दिस इज द आंसर। मैंने आपको कहा था ना, अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाओ। हाई बास में ग्राफ नहीं बना पाओगे तो आप इसमें इतना बुरा उलझ जाओगे, आप सोच नहीं सकते, होगा ही नहीं सॉल्व। मैं कह रहा हूं ना आपको, होगा ही नहीं, डेटा इनकम्प्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम ऐसा भी कुछ ऑप्शन दे दे, लो भैया थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको, डेटा इनसफिशिएंट। लो, अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, मैथमेटिकली ट्राई करेंगे, थोड़ी देर पता लगेगा कि अभी हम म्यू तो दे ही नहीं रखा, तो एक काम करते हैं, प्रिज्म का म्यू दे ही नहीं रखा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे ही नहीं रखा, तो एक काम करते हैं डेटा इनसफिशिएंट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर आपको दे रखा है भैया। आई मेरी बात समझ में? तो इसका आंसर यही हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको पूरे को। हाँ भाई, तो अभी मैं बात करूंगा डेल्टा मिनिमम की। तो बेटा डेल्टा मिनिमम जो होता है ना, डेल्टा मिनिमम कब होता है, इफ आई बराबर ई अपने को दे रखा हो। अगर आई बराबर ई दे रखा है तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। सेकंड केस है डेल्टा मिनिमम के लिए ही, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा कि इफ डेल्टा मिनिमम आई बराबर ई अपने को दे रखा है। सेकंड केस हम मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें दे रखा हो R1 बराबर R2। सही बात है भी, अब ई आई से ही तो R1 आता है और R2 से ई आता है, दोनों बराबर है तो R1 बराबर R2 होगा। सही बात है भैया। या फिर तीसरी बात है, और डेल्टा मिनिमम कब कब हो सकता है, या तो ये हो या फिर ये हो या फिर
या फिर सुना, अगर ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे अगर ऐसे लाइट इंसिडेंट होती है ना, ऐसे लाइट इंसिडेंट होती है, तो डेल्टा मिनिमम तब होगा, या डेल्टा मिनिमम अगर होगा फॉर डेल्टा मिनिमम, तो दिस रे इनसाइड प्रिज्म, मैं लिख रहा हूं यहां पे, रे इनसाइड प्रिज्म, जो रे होगी प्रिज्म के अंदर, दिस रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये भी कंडीशन हो जाएंगी थर्ड वाली, समझना ध्यान से। अगर ये I है तो ये हो जाएगा R1, ये R2। बेटा अगर R1 R2 बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली है क्या कि दोनों रे अगर पैरेलल है, दोनों अगर रे पैरेलल है, तो भी मैं कह सकता हूं कि जो डेविएशन आएगा वो मिनिमम आएगा। तो तीन केसेस है, या तो दोनों बराबर हो, या दोनों बराबर हो, या दोनों डेविएशन मिनिमम कब आएगा, तो दोनों रे पैरेलल हो आपस में। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक और बात है भाई साहब, डेविएशन मिनिमम होता कितना है? सर ये होता है I प्लस ई माइनस ए, तो I तो E के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2I माइनस ए बराबर डेविएशन मिनिमम। तो भाई साहब सोल्व करने पे ये आ रहा है, ये आ रहा है I बराबर, देखो 2I बराबर ए इधर ले जाओ, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट, दिस इज I। तो ये अपना I हो चुका है यहां पर कि I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। अब मैं इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाता हूं, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि यहां बाहर 1 था, यहां बाहर n था, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ व्हाट आई कैन राइट 1 इंटू साइन I बराबर 1 इंटू साइन I किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ध्यान समझना, ये हो जाएगा साइन n इंटू साइन R1। अब सही है ना, पक्का ना? तो भैया R1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाइए अपन। हाँ भाई, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू a के बराबर है और R1 R2 बराबर है, तो मैं R1 को लिख सकता हूं a बाय 2, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को R1 लिख दो, तो R1 प्लस R1 2R1 बराबर a, तो R1 बराबर a बाय 2। तो बेटा इसको यहाँ पुट करना है अपने अपने किसमें, स्नेल्स लॉ में। तो 1 इंटू साइन ऑफ I कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द वन इंटू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 इक्वल टू n साइन a बाई 2। तो बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखा है। तो कुछ खतरनाक चीज नहीं है, वैसे तो सिंपल सी चीज है डेल्टा मिनिमम के केस के लिए, है ना। बताया मैंने डेल्टा मैक्सिमम में क्या होना चाहिए, दोनों में से एक 90 होना चाहिए। डेल्टा मिनिमम में क्या होना चाहिए, कम से कम तो दोनों बराबर होने चाहिए I और E, तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। डेल्टा मैक्सिमम के लिए दोनों में से कोई एक 90 डिग्री होना चाहिए। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर एक सवाल करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा मैं एक सवाल देता हूं आपको, सवाल देखिए ध्यान से। मैंने आपको कहा कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 75 डिग्री, मतलब लाइट ऐसे गिरेगी, उसके बाद ऐसे जाकर ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो पूछा गया है कि बताइए इस पर्टिकुलर केस के लिए फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है इसके लिए। प्रिज्म का जो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था प्रिज्म मटेरियल का, वो √2 दे रखा था। तो पूछा गया है फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। जल्दी से बताइए डेल्टा मैक्सिमम। हाँ जी, तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, डेल्टा मैक्सिमम कब होता है, आइदर
आई इक्वस टू 90 और ई इक्वस टू 90, दोनों में से कोई एक 90 होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आई 90 ले लेते हैं, आई बराबर 90। तो बेटा जब मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा तो 1 इंटू साइन 90 बराबर, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा √2 इंटू साइन ऑफ R1। अब ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से साइन R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन R1 की वैल्यू जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 इज 45 डिग्री। तो R1 हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। ओहो 45 डिग्री हो गया सर, हाँ जी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आगे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मान लीजिए ये R2 है, ये एंगल है एंगल ऑफ एमरजेंट, एंगल ऑफ एमरजेंस लिख दीजिए। तो क्या लिख दोगे तुम लोग यहाँ पे, अगेन स्लेस लगाओ, √2 इंटू साइन ऑफ R2 इक्वस टू 1 इंटू साइन ऑफ E। तो √2 को तो √2 रहने दीजिए और साइन R2 कितना हो जाएगा भैया, R1 अगर 45 है तो R2 हो जाएगा A माइनस R1, तो A 75, R1 हो जाएगा 45, सोल्व करने पे आएगा 30 डिग्री। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे साइन R2 कितना हो जाएगा, साइन 30 इक्वस टू 1 इंटू साइन ऑफ E। ठीक है, तो बेटा सोल्व करने पे कितना आया, ये √2 था, ये हो जाएगा 1/2 इक्वस टू साइन ऑफ E। तो √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो साइन E की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1/√2। तो भाई साहब E की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 45 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। तो डेविएशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, डेविएशन का केस में दोनों में से एक 90 होना चाहिए। तो अगर मैंने ऑलरेडी I को 90 ले लिया है तो E 45 आ रहा है और डेविएशन एंगल ऑफ फ्रीज 75 आ रहा है, और सोल्व करने पे 45 प्लस 90 इज 135, 135 माइनस 75 इज 60 डिग्री। तो दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन फॉर दिस टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। गेटिंग माय पॉइंट। बट ध्यान समझिएगा यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कोई सवाल है जिसके अंदर हमें दे रखा है कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है और जो n इज 1.5, n क्या है सर, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो हम लोगों ने 1.5 ले लिया है। पूछा गया है कि फाइंड डेविएशन, प्रिज्म इज थिन प्रिज्म, ऑब्वियस बात है वो दिख ही रहा है वहां पे, 6 डिग्री इसको ले लीजिए तो वो थिन प्रिज्म हो जाएगा 6 डिग्री के हिसाब से। तो पूछा गया है फाइंड डेविएशन फॉर द प्रिज्म। तो बेटा ये क्वेश्चन आप ही को करना है, डेविएशन निकालना, जल्दी से सोचिए डेविएशन कितना आएगा फास्ट। हाँ जी, तो इस टाइप के सवाल हालांकि मैंने पहले कराए हैं, इसको कराने का सिर्फ एक ही कारण है कि इससे संबंधित सवाल अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 6 डिग्री ले लिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख दूंगा बेटा, n-1। तो एक्चुअली होता क्या है, डेविएशन बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म n-1। तो a कितना है 6 डिग्री, n कितना है 1.5 माइनस 1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आएगा 3 डिग्री। दिस इज डेविएशन, दिस इज व्हाट, डेविएशन बराबर 3 डिग्री यहाँ पे आ चुका है। तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग करने वाले हैं, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। ये जो सवाल है ये 8 डिग्री है, ठीक है। हो क्या रहा है, इस पे एक रे गिरी जो कि हॉरिजॉन्टल रे थी, है ना, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल रे, ओहो ऐसे गिरी है, और ये हॉरिजॉन्टल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे जा रही होगी। अब जैसे भी जा रही है हमें नहीं पता, बस जा रही होगी, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रे है, ऐसे जा रही होगी। हमें बताना है कि इस मिरर, ये मिरर था ना वो एक्चुअली यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है, ऐसे वर्टिकली, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे वर्टिकली एंगल ये मिरर जो है वो रखा हुआ है। पूछा गया है सवाल में, ये लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन कीजिए क्या सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी से नोट डाउन करके उसके बाद इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फटाफट से फास्ट।
हाँ जी, तो बेटा सवाल में आपको दिया हुआ था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है ये है 1.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रिज्म थिन है सबसे पहले निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन आ रहा है ए n-1, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 8 डिग्री इंटू n-1, तो n कितना हो जाएगा भैया, n हो जाएगा 1.5 माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 इंटू 8 इज 4 डिग्री। मतलब डेविएशन जो है वो 4 डिग्री आया। तो मुझे ये समझ में आया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से 4 डिग्री नीचे अपनी रह जाएगी इंसिडेंट रे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये नॉर्मल होगा मिरर का और ये वाला एंगल भी 4 डिग्री हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें रे को, किसको, अगर हमें इस और ये जो अपनी जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर हमें फिर से हॉरिजॉन्टल करना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस इंसिडेंट रे को अगर हमें फिर से क्या करना है, मतलब इस इंसिडेंट रे को अगर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मिरर को घुमाना पड़ेगा। अब ये कितना, रे को हॉरिजॉन्टल होने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 4 डिग्री। तो उसके लिए मिरर को कितना घूमना पड़ेगा, हाफ ऑफ द 4 डिग्री। तो आंसर इज 2 डिग्री। खत्म बात। अरे आया समझ में भाई, इसको दोबारा हॉरिजॉन्टल होने के लिए इसको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 4 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। उसके लिए मिरर को कितना रोटेट होना पड़ेगा, कितना रोटेट होना पड़ेगा मिरर को, 2 डिग्री। तो मिरर 2 डिग्री रोटेट होएगा तो ये 4 डिग्री रोटेट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट अच्छे से। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी बेटा, तो फटाफट से सवाल नोट डाउन कर लीजिए एक और। हाँ जी, तो बेटा सवाल में क्या दे रखा है अपने को, हमें पूछा गया है 3 चीजें पूछी गई। उससे पहले दिया क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 6 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज 1.5। अरे सही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे रखा है, एक का 1.6 दे रखा है, एक को 1.5 दे रखा है। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखा हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा गया सबसे पहले तो एंगुलर डिस्पर्जन, मतलब थीटा पूछा गया है पहले पार्ट में, एंगुलर डिस्पर्जन। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, ये होता है एक्चुअली ए एनवी माइनस एनआर। सही बात है। तो भैया ए कितना है अपना, ए दे रखा है 6 डिग्री, एनवी कितना है 1.6, एनआर कितना है 1.5। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा, 6 डिग्री इंटू 0.1, सॉरी हाँ 0.1, 1.6 माइनस 1.5 अगर हम करते हैं तो कितना बचता है 0.1। इसको आगे सोल्व करने पे ये आएगा 0.6 डिग्री थीटा। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन। अब ऐसा ही है ना। उसके अलावा हम इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा मीन डेविएशन। नेक्स्ट सवाल में पूछा है मीन डेविएशन। अरे सही है ना, मीन डेविएशन पूछ लिया। अब साहब मीन डेविएशन क्या होता है, या तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि डेविएशन ऑफ येलो लाइट निकाल लो। अगर येलो का नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, डेल वी अपॉन डेल आर, मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइड बाय 2। तो भाई यहां पर वॉयलेट का दे रखा है, रेड का दे रखा है। सर वॉयलेट का रेड का कैसे दे रखा है बेटा, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई येलो से वो वॉयलेट से लिखता हूं बेटा, इसका कंफ्यूजन ना हो, ए
NV माइनस 1, ये तो हो गया किसका, वॉयलेट का। सिमिलरली अगर मैं रेड की बात करूं तो ये हो जाएगा A NR माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, यहां पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 6, अरे सही है ना। NV की वैल्यू 1.6, तो 1.6 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 0.6 प्लस अगेन A की वैल्यू, तो A की वैल्यू हो जाएगी 6, NR की वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 1, अरे सही है ना। तो बेटा सोल्व करने पे ये कितना आएगा, 6 इंटू 6 3.6 प्लस 6 इंटू 0.5 हो जाएगा 3.0, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 6.6 डिग्री मीन डेविएशन। समझ में आ रहा है, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, 6.6 डिग्री मीन डेविएशन। बेटा फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे NV माइनस 1 आएगा, तो NV कितना है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इज 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 3.6। सिमिलरली आगे वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 भी करके रखना है, इसको भी 2 करना है बेटा, तो ये 3.6 प्लस 3 6.6, 6.6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 3.3 डिग्री मीन डेविएशन। 6.6 नहीं है, 3.3 है। गेटिंग माय पॉइंट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना हो जाएगा 3.6, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा 3.0, दोनों को जोड़ने पे 6.6, 6.6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 3.3, तो 3.3 मीन डेविएशन यहाँ पे हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सवाल देखा है, बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा सा इतना टेढ़ा नहीं था, फॉर्मूला बेसिस सवाल है, आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली सवाल में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिस्पर्सिव पावर निकालने का। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, डिस्पर्सिव पावर निकालने का। एंड डिस्पर्सिव पावर होती क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, इस केस में 0.6 आ रहा है, अरे सही बोला ना भैया, 0.6 आ रहा है। व्हाट इज मीन डेविएशन, इस केस में मीन डेविएशन आ रहा है 3.3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 6/33 एंड दिस इज 2/11। गेटिंग माय पॉइंट। तो 2/11 यहाँ पे हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्सिव पावर आ रही है। तो उसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो एक सवाल और देखते हैं बेटा। एक सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने दो प्रिज्म को ऐसे रखा है, एक प्रिज्म ऐसे है, एक प्रिज्म ऐसे है। इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 6 डिग्री है, इसका 8 डिग्री है। इसका एन दे रखा है 1.5। इसका एन हमसे पूछा है, एन पूछा है सर किस कंडीशन के लिए, तो पूछा एक्चुअली उन्होंने कि फाइंड एन फॉर नो डेविएशन। अगर कोई डेविएशन ही नहीं हुआ तो उसके लिए बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर डेविएशन नहीं हुआ तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो भाई साहब डेविएशन नहीं होने के लिए क्या, दोनों का डेविएशन बराबर कर दीजिए। तो इसका डेविएशन कितना होएगा, इसका होता है a1 n1 माइनस 1, इसका होता है a2 n2 माइनस 1। तो बेटा a1 हो जाएगा 6, n1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1, a2 हो जाएगा 8, n2 हो जाएगा n माइनस 1। अरे सही है ना। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो इसको सोल्व किया हम लोगों ने बेटा। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, यहाँ से सोल्व कर दीजिए। 1.5 माइनस 1 कितना होता है 0.5, 0.5 इंटू 6 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 बराबर n माइनस 1। तो बेटा 1 भी चल जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 प्लस 1। सोल्व करने पे हो जाएगा ये 3 प्लस 8 11, 11 डिवाइडेड बाई 8। ये हो गई सिंपल सी बात। दिस इज द आंसर।
तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भैया अब मैं आपको इसको इस पे सवाल कराते रहूँगा ऐसे ऐसे, बट बता दिए मैंने कि भाई कई प्रकार के सवाल आते हैं, तो मैंने ये बताया आपको, उस टाइप के सवाल बताए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल आते हैं, बहुत कई प्रकार के बन सकते हैं प्रिज्म वगैरह के अंदर। बात यह है कि अब ये पोर्शन हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं और अब हम लोग एक नए पोर्शन की तरफ एंटर करने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो इस पोर्शन को हम लोग यही समाप्त करेंगे बेटा, डिस्पर्जन को, प्रिज्म वगैरह को। नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो अब आगे चलते हैं, उसमें फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।